कैसे लेते हैं। हम तो बहुत इजी समझ लेते हैं कि सांस कैसे लेना है, नाक है और मुंह है जिसके थ्रू सांस अंदर चली जाती है, ऑक्सीजन हमारी बॉडी तक पहुंच जाता है। लेकिन क्या जितनी इजीली हम इसको बोल रहे हैं, क्या इतनी इजी प्रोसेस होती है? ठीक है, क्या इतनी इजीली ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज होती है? एंड फॉरगेट अबाउट ह्यूमन बींग्स, ओके ह्यूमन बींग्स का है, जो बहुत सारे डिफरेंट एनिमल्स होते हैं, क्या सबका मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग ह्यूमन बींग्स की तरह होता है? कि हम कहते हैं कि ह्यूमन बींग्स में लंग्स होती है जिसके थ्रू वो ब्रीथ करते हैं, ठीक है। तो बाकी एनिमल्स में हमने कहा फिशेस में गिल्स होती हैं एंड बाकी जो ऑर्गेनिजम्स हैं, क्या उनका जो ब्रीदिंग रेट है या रेस्पिरेशन रेट है वो ऐसे ही होता है या कुछ फर्क होता है? ठीक है। और ये ब्रीदिंग अगर ह्यूमन बींग्स की बात करें तो क्यों, हमें तो पता है कि ह्यूमन बींग्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, तो क्या मैकेनिज्म है जितना इजी सिंपल दिखता है, क्या ब्रीदिंग इतना ही सिंपल होता है? ठीक है, तो आज हम इसको डिकोड करेंगे तो इन दिस यूट्यूब सीरीज। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू एसपीएस वर्सिटी। आई एम मिशा विद यू ऑल बैक अगेन विद अ न्यू यूट्यूब सीरीज। ठीक है, इस चैप्टर में अब आज के नए चैप्टर में हम क्या करेंगे, हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम को तो डिस्कस कर लिया था, रेस्पिरेशन को डिस्कस कर लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को और जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें रेस्पिरेशन कैसे होती है। ठीक है, सो रेस्पिरेशन क्या होती है? अब रेस्पिरेशन को नहीं, एक्चुअली हम ब्रीदिंग को डिस्क्राइब करने जा रहे हैं। ठीक है, अगर ब्रीदिंग की बात करें, मैंने आपको पहले ही कहा है ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में बहुत ज्यादा फर्क है। ब्रीदिंग का मतलब होता है इनहेलेशन एक्सहेलेशन, और रेस्पिरेशन का होता है मतलब होता है इस ब्रीदिंग में जो ऑक्सीजन अंदर आया है उसको यूटिलाइज करके ग्लूकोज को कैसे एनर्जी में कन्वर्ट करा सकते हैं। ऑलवेज रिमेंबर दिस। ठीक है, सो लेकिन जो ये ब्रीदिंग है, अब जो रेस्पिरेशन है स्टार्ट तो ब्रीदिंग से ही होगी कहीं ना कहीं। अगर हम इनहेल ही नहीं करेंगे ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन अंदर आएगी नहीं और ये सब प्रोसेस होगा ही नहीं। ठीक है, सो ऑलमोस्ट दीज बोथ प्रोसेसेस आर रिलेटेड, लेकिन कंफ्यूज भी नहीं करना है ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन को। फाइन, सो ब्रीदिंग के लिए हमारे ह्यूमन बींग्स में एक सिस्टम होता है जिसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, और हम बोलते हैं कि रेस्पिरेशन के लिए जो सिस्टम होता है उसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, अगर इसको पढ़े बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स या स्ट्रक्चर्स आते हैं इसमें, जिसको हमें आज हम पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, सो यूजुअली क्या है, हम बोलते हैं लंग से बना होता है, तो हमारी बॉडी में क्या होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो मेन पार्ट होता है इट इज द पेयर ऑफ लंग्स, इट कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ लंग्स। इनके पास एक पेयर ऑफ लंग होता है, राइट लंग एंड लेफ्ट लंग, विच इज अटैच्ड टू सिस्टम ऑफ ट्यूब्स विच ओपन आउटसाइड थ्रू नॉस्ट्रिल्स। ये दो नॉस्ट्रिल्स हैं, यहाँ में कुछ पाइप्स होती हैं जो अंदर से, यहाँ पे विंड पाइप होती है, जैसे फूड पाइप थी, यहाँ पे विंड पाइप भी होती है, जो ऑक्सीजन जो यहाँ से गया, एयर यहाँ से गई, उसको लेके जाएगी कहाँ, दो लंग्स हैं लेफ्ट एंड राइट लंग्स में, ऐसे अगर आता है ऐसे दो लेफ्ट एंड राइट बलून जैसे इमेजिन कर लो, लंग्स होती हैं जो उसमें स्प्लिट हो जाता है, राइट। लेकिन ये लंग्स ऐसे नहीं होती, उनमें भी बहुत कुछ होता है, अब हम पढ़ेंगे वो। तो द मेन स्ट्रक्चर्स व्हिच आर यूजुअली इन्वॉल्व्ड इस रेस्पिरेटरी सिस्टम, लंग्स के अलावा वो क्या है, सबसे पहली होती है नॉस्ट्रिल्स। We usually have two nostrils, one this and one this. Two nostrils we have, which is called nasal passage. उसको हम क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं नेजल पैसेज। जो ये दो नॉस्ट्रिल्स होती हैं, जो नेजल पैसेज की इनर लाइनिंग होती है ना, इट इज यूजुअली हैविंग स्मॉल स्मॉल हेयर्स एंड इट इज आल्सो हैविंग म्यूकस इनसाइड इट। अब ये हेयर और म्यूकस क्या करते हैं, हेयर और म्यूकस का सिर्फ एक ही फंक्शन है कि जितनी भी हम एयर अंदर लेते हैं, अब हमें पता है एयर प्योर तो है नहीं, बड़ी सारी इंप्योरिटीज हैं, बड़े सारे बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, तो जो ये एयर जो हमारे नेजल चैम्बर में या फिर नॉस्ट्रिल्स के अंदर जो हेयर या म्यूकस होता है, ये क्या करता है, इन डस्ट पार्टिकल्स को या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ट्रैप करके नॉस्ट्रिल्स में रखता है, और बाकी जो एयर है जिसमें गैसेस हैं उनको हमारी विंड पाइप तक पहुंचा देते हैं, राइट। सो सबसे पहले आते हैं नॉस्ट्रिल्स। नॉस्ट्रिल्स में प्रेजेंट होते हैं हेयर एंड इज वेट बिकॉज ऑफ म्यूकस सिक्रीशन। ये क्या करते हैं, ये एयर की फिल्ट्रेशन में हेल्प करते हैं, जो कि डस्ट पार्टिकल्स को हमारी इनहेल्ड एयर में से सेपरेट करते हैं, राइट। उसके बाद आता है फेरिंग्स। नेक्स्ट इज फेरिंग्स। फेरिंग्स का क्या पार्ट होता है, इट इज अगेन हमारा जो नॉस्ट्रिल है वो लीड कहाँ करता है, फेरिंग्स, वो खुलता कहाँ है, फेरिंग। फेरिंग में इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच इज फॉलोड बाय नेजल पैसेज। जो हमारा नेजल पैसेज है वो खुलता कहाँ है, फेरिंग्स में खुलता है। एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि लीड, जो किसके बाद खुलता है, नेजल पैसेज के बाद आता है, राइट। नेजल पैसेज के बाद हमारी एयर कहाँ जाती है, इट गोज इनटू लैरिंग्स। तो लैरिंग्स इज प्रेजेंट आफ्टर द फेरिंग्स। इसको वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है, क्योंकि जो लैरिंग्स है ना, यहाँ पे प्रेजेंट होता है, अगर आप टच करोगे वाइब्रेशन फील होती है, यहाँ पे ना लैरिंग्स वॉइस बॉक्स प्रेजेंट है, जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है। यहाँ पे कुछ वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती हैं, जो आप फिजिक्स में पढ़ोगे कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, 7 में पढ़ा भी होगा कि यहाँ पे चेंबर्स होते हैं, यहाँ पे वॉइस बॉक्स प्रेजेंट होते हैं, कार्टिलेजस थिंग्स प्रेजेंट होती है, कार्टिलेज प्रेजेंट होता है कुछ, तो जब वाइब्रेट करता है तो साउंड प्रोड्यूस होती है। अगर आप यहाँ टच करो तो आप वाइब्रेशन फील भी कर सकोगे, राइट। सो यहाँ पे क्या है, वॉइस बॉक्स प्रेजेंट है जो कि साउंड प्रोड्यूस करने में हेल्पफुल होता है। तो फेरिंग्स के बाद हमारी एयर कहां जाती है, इट गोज इनटू दीज लैरिंग्स।
After larynx, this air goes into trachea. What is trachea? Trachea is composed of rings of cartilage that prevents the collapse of trachea. अब हमारे जब एयर है वो कहाँ चली जाती है? ट्रैकिया में चली जाती है। ट्रैकिया भी एक ऐसी ट्यूब है जिसके अंदर ऐसे रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये स्ट्रेट ट्यूब होती है जिसमें ऐसे रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट होती हैं। ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज क्या होती हैं? ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज इस ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाती है। अगर ये ट्यूब है तो इसमें ऐसे सपोर्ट होती है रिंग्स ऑफ कार्टिलेज जो इसको कोलैप्स होने में, अगर कुछ नहीं होगा तो मसल तो ऐसी होगी ना, ऐसे कोलैप्स हो जाएगी। ठीक है, तो उसको कोलैप्स होने में बचाती है। तो ट्रैकिया इज कंपोज्ड ऑफ रिंग ऑफ कार्टिलेज व्हिच प्रोटेक्ट्स द कोलैप्सिंग ऑफ द ट्रैकिया। अगर एयर ना हो, अगर कुछ भी ना हो तो कोलैप्स ना हो जाए ट्रैकिया, इसलिए रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट होती है। ट्रैकिया के बाद हमारी जो एयर है कहां जाती है? पेयर ऑफ ब्रोंकाई में। इट गोज इनटू द पेयर ऑफ ब्रोंकाई व्हिच इमर्जेस फ्रॉम ट्रैकिया। ट्रैकिया एक पाइप है जो इमर्ज कहां करता है? इट इमर्जेस इनटू द टू ब्रोंकाई। ठीक है, दीज आर द ब्रोंकाई व्हिच इज ईच फॉर्म्ड ऑफ ब्रोंक्यूल्स। अगर लेफ्ट और राइट ब्रोंकाई है, लेफ्ट ब्रोंकाई इज आल्सो फॉर्म्ड ऑफ ब्रोंकस एंड इट इज दे बोथ आर फॉर्म्ड इनटू ब्रोंकस। ठीक है, एंड हर ब्रोंकस, अगर ये ब्रोंकाई है, इट गोज इनटू वन लंग एंड अदर ब्रोंकस गोज इनटू अनदर लंग। So pair of bronchi and each bronchus goes into one lung each. राइट उसके बाद क्या हो रहा है? जब ब्रोंकियो जो हमारे ब्रोंकाई हैं, इट गोज इनटू ईच लंग्स, देन दे फर्दर गेट्स डिवाइडेड इनटू ब्रोंक्यूल्स। ये फर्दर किसमें डिवाइड हो जाते हैं? ब्रोंक्यूल्स, दैट इज ब्रांचेस निकल जाती हैं उनमें, वो जिनको हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। सब ब्रांचेस और ब्रांचेस में स्प्लिट हो जाते हैं इनसाइड दी लंग्स। तो जब ये एक ब्रोंकस, हम पेयर ऑफ ब्रोंकाई है, ये एक ब्रोंकस एक लंग में चला जाता है, लेफ्ट और राइट लंग में, वो किसमें फर्दर ब्रांचेस और सब ब्रांचेस में स्प्लिट हो जाता है। और ब्रांचेस और सब ब्रांचेस क्या होती हैं? वो होती हैं ब्रोंक्यूल्स। Then the ending of these bronchioles, अगर ये branches हैं, the ending of these bronchioles have balloon-like structures जिसको हम बोलते हैं alveoli. ठीक है, so ending of the bronchioles usually have balloon-like structures और very thin membranes present होते हैं. They consist of very thin membranes which is rich in blood vessels. ठीक है, ये जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं दे आर रिच इन ब्लड वेसल्स, दे आर सराउंडेड बाय द ब्लड वेसल्स और ब्लड कैपिलरीज। और यहाँ यही मेन साइट होती हैं जहाँ पे ऑक्सीजन एंटर करता है ब्लड में और कार्बन डाइऑक्साइड एग्जिट करता है ब्लड से ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। हम सबको पता है कि ऑक्सीजन कैरी कौन करता है? सारी बॉडी पार्ट्स में से कार्बन डाइऑक्साइड कौन लेके आता है? ब्लड लेके आता है। सो जो बलून लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, थिन मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एल्वेओलाई प्रेजेंट होते हैं, दे आर ऑल कनेक्टेड टू दी रिच ब्लड वेसल्स, कैपिलरीज। ठीक है, ब्लड कैपिलरीज क्या करती हैं? ब्लड, अब इस ब्लड कैपिलरीज में ब्लड होता है, ये ब्लड क्या करता है? इन ब्लड कैपिलरीज में से जो ऑक्सीजन होता है, दिस ऑक्सीजन गोज इनटू दी, यहां से एल्वेओलाई में से अब यहां तक एयर आई, एयर में क्या है? ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन इस ब्लड में एंटर कर जाता है और ब्लड में जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो इस एल्वेओलाई में एंटर करके हमारी बॉडी से बाहर चला जाता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस हो रही है, ये है हमारा पैसेज, हमारी एयर कहां से गुजर के जाती है एंड देन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सचेंज कैसे होती है। ठीक है, लेट्स सी थ्रू द डायग्राम। तो अगर इस डायग्राम पे फोकस करेंगे तो हमें आसानी से दिखता है, ये है नेजल पैसेज। सबसे पहले नेजल पैसेज है, ये नॉस्ट्रल्स है, फिर उसके बाद ये माउथ कैविटी है। नेजल पैसेज से हमारी जो एयर है वो फेरिंग्स में जाती है, देन लैरिंग्स, दिस इज द वॉइस बॉक्स। ठीक है, लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है, दिस इज द वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स के बाद वो ट्रैकिया में जाती है, दिस इज ट्रैकिया, जो जिसमें अगर आप देख सकते हो ये क्या है? रिंग्स ऑफ कार्टिलेज है, राइट, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट हैं। देन उसके बाद क्या है? रिंग्स ऑफ कार्टिलेज के बाद अगर आप देखो इजीली तो हमारे पास क्या है? देन रिंग्स ऑफ कार्टिलेज ट्रैकिया के बाद जो एयर है वो कहां जा रही है? ये लंग 1 है, ये लंग 2 है, लंग्स पेयर ऑफ लंग्स में गई। लंग्स में ये जो ट्रैकिया है ये ब्रोंक्यूल वन ब्रोंकस है, ये अनदर ब्रोंकस है। जो ब्रोंकस है फर्दर किसमें स्प्लिट हो गई? ब्रोंकाई गेट स्प्लिट इनटू ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, ये ब्रांच और सब ब्रांचेस ये क्या है? ब्रोंक्यूल्स हैं। अगर एंड पे ये बलून लाइक स्ट्रक्चर, छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स देख रहे हो, ये क्या है? ये एल्वेओलाई हैं या एल्वेओलर सैक्स हैं। ठीक है, एल्वेओलाई हैं। एल्वेओलाई क्या है? दे आर द बलून लाइक स्ट्रक्चर व्हिच हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये देखो एल्वेओलाई इन्होंने यहाँ पे इलैबोरेटेड दिखाया हुआ है। ये एल्वेओलाई के आसपास क्या होती हैं? रिच ब्लड वेसल्स होती हैं जिसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सचेंज हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम डिजाइन किया गया है। ठीक है, सो हमें तो पता है कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में लंग्स होती हैं, लेकिन अगर अदर एनिमल्स की बात करें हम ऑक्सीजन इजीली ले सकते हैं। लेकिन अगर मैं बाकी एनिमल्स की बात करूं, जैसे मैं फिशेस की बात करूं या जितने भी एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, ठीक है, एक्वाटिक एनिमल्स का क्या होता है? अगर आप देखो ब्रीदिंग रेट बहुत ज्यादा होता है। अगर फिशेस को बाहर निकालेंगे वो बहुत जोर से सांस लेती हैं, उनका ब्रीदिंग रेट बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, एक्वाटिक एनिमल्स का ब्रीदिंग रेट क्यों होता है? क्योंकि उनको ऑक्सीजन कहां से लेना होता है? उनको डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन लेना होता है।
जो डिजोल्व ऑक्सीजन होता है, पानी में जो डिजोल्व ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन हमेशा कम होती है, इसीलिए टू रिप्लेनिश देयर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन वो ज्यादा ब्रीथ करते हैं, उनका रेस्पिरेशन रेट ज्यादा होता है, वो जल्दी जल्दी सांस लेते हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि फिशेस जैसे एनिमल्स, हम ह्यूमन बींग्स हैं लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं, फिशेस गिल्स के थ्रू ब्रीथ करती हैं, फ्रॉग्स जो हैं उनमें लंग्स भी होते हैं, उनमें गिल्स भी होते हैं, वो स्किन के थ्रू भी ब्रीथ करते हैं। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं, फॉर एग्जांपल रेप्टाइल्स होते हैं कुछ जो स्किन के थ्रू ही ब्रीथ करते हैं, अर्थवॉर्म्स क्या है स्किन के थ्रू ब्रीथ करते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट ब्रीदिंग सिस्टम्स हैं जिससे वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज करते हैं, वो अलग होते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, राइट। सो अब हम देखते हैं कि मैकेनिज्म जब ब्रीदिंग करते हैं तो ये जो सारा पार्ट है, लंग्स में क्या चेंजेस आते हैं, हमारे रिब केज में क्या चेंजेस, और डायफ्राम भी एक ऑर्गन है उसमें क्या चेंजेस, राइट। So we are going to discuss the breathing mechanism in human. So breathing mechanism in human क्या है, सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या है हमारी ब्रीदिंग के टाइम, हीमोग्लोबिन है। क्यों ये सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, क्योंकि हमने जब देखा था कि एल्वोलॉय में के पास ब्लड वेसल्स बहुत सारी थी, कि अगर ये एल्वोलॉय था तो उसको सराउंड कर रही थी ब्लड वेसल्स, इस ब्लड में एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है, वेरी इंपॉर्टेंट रेस्पिरेटरी पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन रेड कलर प्रोवाइड करता है टू आवर रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, और ये हीमोग्लोबिन की अफिनिटी होती है टुवर्ड्स ऑक्सीजन। अगर हमारी बॉडी में ऑक्सीजन जाना है तो हमारे ब्लड में जो Hb है उसके साथ ऑक्सीजन कंबाइन कर जाएगा, एंड देन एज HbO2 ही, दैट इज ऑक्सी हीमोग्लोबिन ही हमारी बॉडी में ऑक्सीजन ट्रैवल करता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को बाइंड कर लेता है अच्छी तरीके से एंड फिर उसको डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक पहुंचा देता है, इसलिए हम इसको इंपॉर्टेंट रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी बोलते हैं, इसको हीमोग्लोबिन। ठीक है, अब इनहेलेशन प्रोसेस कैसे हो रही है, अब हमारी बॉडी में इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होनी है, वो कैसे हो रही है। सो इनहेलेशन प्रोसेस कैसे हो रही है, हम ब्रीथ करते हैं एयर थ्रू नोज, ठीक है, इट एंटर बाय नोज, इट ट्रेवल्स डाउन टू फेरिंग्स एंड लैरिंग्स, देन प्राइमरी फिल्ट्रेशन होती है फेरिंग्स और नोज में, तब उसके बाद ट्रैकिया में जाता है, देन इट एंटर्स इनटू लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकाई, देन इनटू ब्रोंक्यूल्स एंड फाइनली एल्वोलॉय। एल्वोलॉय में क्या होती है, जो ऑक्सीजन है वो ब्लड में चला जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड एल्वोलॉय में आ जाता है, एंड देन दिस ऑक्सीजन इज डिफ्यूज इनटू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स थ्रू ब्लड कैपिलरीज। ये क्या है, प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन। लेकिन बाकी जो ये पार्ट्स हैं हमारे लंग्स हैं, रिब केज है, इस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, लंग्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा जब हम इनहेल एक्सहेल करेंगे। तो अगर आप अपनी बुक्स में देखो तो ये डायग्राम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। तो यूजुअली क्या हो रहा है, जब एयर एंटर करती है हमारी बॉडी के अंदर, जो ये रिब्स होती हैं हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करी हैं, हार्ट को प्रोटेक्ट करी हैं, ये क्या कर जाती हैं, ये रेज हो जाती हैं, ठीक है, रेज हो जाएंगी। डायफ्राम जो है वो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, वो नीचे चला जाएगा। क्या हो रही है, थोरेसिक कैविटी, ये क्या है, थोरेसिक कैविटी है, जो कैविटी जिसमें एयर जानी है, क्योंकि मुझे एयर अंदर लेके जानी है तो मुझे अपनी लंग्स के एरिया को बढ़ाना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या होंगी, रिब्स ऊपर चली जाएंगी, डायफ्राम फ्लैट हो जाएगा, वो नीचे चला जाएगा, देखो वो नीचे जा रहा है, जिसकी वजह से थोरेसिक कैविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी और हमारा एयर ज्यादा से ज्यादा हमारे लंग्स के अंदर एंटर कर पाएगी। ऑन दी अदर हैंड जब एयर एक्सपेल होगी, जब मैं ब्रीद आउट करूंगी, तब क्या हो रहा है, जो हमारे रिब केज है अगेन कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, वो अपनी इनिशियल पोजीशन पे चली जाएगी, जो डायफ्राम फ्लैट हो गया था वो डोम शेप में वापस अपनी शेप अटेन कर लेगा, और थोरेसिक कैविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। थोरेसिक कैविटी डिक्रीज हो जाएगी, क्यों, अब हमें ज्यादा थोरेसिक कैविटी की स्पेस ज्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि एयर ने अब बाहर जाना है। तो ये प्रोसेसेस बहुत जरूरी है, दीज आर द चेंजेस व्हिच आर अकरिंग ड्यूरिंग ब्रीदिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, रिब केज क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा, एक्सपैंड हो जाएगा, थोरेसिक कैविटी इंक्रीज हो जाएंगी, लंग्स एक्सपैंड हो जाएंगी, जो डायफ्राम है वो कॉन्ट्रैक्ट होकर नीचे चला जाएगा, ठीक है, ड्यूरिंग ब्रीदिंग इन और इनहेलेशन। एक्सहेलेशन के टाइम क्या होगा, रिब केज अगेन वापस चली जाएंगी अपनी शेप पे, डायफ्राम भी रिलैक्स हो जाएगा, अपनी जगह पे वापस हो जाएगा, लंग्स भी रिलैक्स हो जाएंगी और हमारी थोरेसिक कैविटी डिक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से एयर एक्सपेल हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सपेल हो जाएगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट द ब्रीदिंग मैकेनिज्म इन ह्यूमन बीइंग्स। लेकिन अगर बात करें, प्लांट्स भी तो ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं, उनको भी तो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है, वो कहां से लेते हैं। अब हम बात करते हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है। हमारे प्लांट्स सिर्फ किस तरीके से रेस्पिरेशन करते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टोमेटा, जो पोर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं ऑन द सर्फेस, ऑन द बिलो सर्फेस ऑफ स्टोमेटा गार्डेड बाय द गार्ड सेल्स। सबसे ज्यादा एक्सचेंज ऑफ गैस या कार्बन डाइऑक्साइड अंदर या बाहर किससे होती है, स्टोमेटा के थ्रू। इस स्टोमेटा के अलावा लेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं, स्टेम, जो कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज करते हैं, या फिर जनरल सर्फेस एरिया ऑफ रूट। ये तीनों सब्सटेंसेस हैं जो रेस्पिरेशन कराने में हेल्प करते हैं टू द प्लांट्स, क्योंकि प्लांट्स को भी कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है फॉर प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, इसीलिए वो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेता है और ऑक्सीजन बाहर छोड़ता है, या फिर ऑक्सीजन भी कभी कभी चाहिए होता है। सो ये सारी प्रोसेस या स्टोमेटा या लेंटिकल्स या फिर जनरल सर्फेस ऑफ रूट्स के थ्रू होती है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द रेस्पिरेशन इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसके साथ हमने रेस्पिरेशन के प्रोसेस को, एक लाइव प्रोसेस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग को हमने कवर कर लिया है, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस जिसमें से क्वेश्चंस भर भर के आ सकते हैं।
राइट। अब हम इसी के बेसिस पे कुछ एमसीक्यूज को फटाफट से देख लेते हैं। तो वन ऑफ द एमसीक्यूज व्हिच कैन कम रिलेटेड टू द रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग या ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इज फ्रॉम वेयर डज द रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन प्लांट्स। जो प्लांट्स में अब रेस्पिरेशन किसके थ्रू हो रहा है हमने पढ़ा था। सबसे पहला तो हम कम करते हैं स्टोमेटा। ये तो हम 7th स्टैंडर्ड से उससे पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि सरफेस ऑफ लीव्स यूजुअली हैव द स्मॉल पोर लाइक सब्सटेंसेस कॉल्ड स्टोमेटा, जिसके थ्रू रेस्पिरेशन इन प्लांट्स होती है। सो सिंपल सा आंसर इज स्टोमेटा, क्योंकि जाइलम में वाटर ट्रांसपोर्ट होता है। कैरोटीन तो एक पिगमेंट है और लेंटिकल्स भी है, लेकिन मेजर ट्रांसपोर्टेशन किससे होती है? स्टोमेटा के थ्रू होती है। सो राइट आंसर इज स्टोमेटा, राइट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स इन ह्यूमंस। हमने पहले ही कहा था कि ब्लड में जो उनको रेड कलर प्रोवाइड करता है और जिसकी अफिनिटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन ज्यादा है, वो क्या कौन सा पिगमेंट है जिसको हम रेस्पिरेटरी पिगमेंट बोलते हैं? सो लेंटिकल्स तो प्लांट्स में होते हैं, दिस इज नॉट एन ऑप्शन। क्लोरोफिल अगेन एनिमल्स में नहीं होता है, ये किसमें होता है? सिर्फ प्लांट्स में होता है। सो ये दो ऑप्शंस तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते। तो रह गया क्या? हीमोग्लोबिन और माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया पिगमेंट नहीं है, ये ऑर्गेनली है, सो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। बच कुछ के कौन सा रह गया? हीमोग्लोबिन ही हमारे पास ऑप्शन रह गया है, विच इज अ पिगमेंट विच इज ऑल्सो नोन एज रेस्पिरेटरी पिगमेंट, जिसकी अफिनिटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है, राइट। सो दिस इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एयर पैसेज इन्वॉल्व्ड इन इनहेलेशन। जब हम इनहेल करते हैं एयर तब क्या एक करेक्ट प्रोसेस है जिसके थ्रू हमारी बॉडी में ऑक्सीजन या एयर जाती है? सबसे पहले वो कह रहे हैं कि पहले लैरिंग्स होता है, फिर एयर नॉस्ट्रिल्स में जाती है, फिर फेरिंग्स में और फिर लंग्स में। बिल्कुल भी नहीं, पहले नॉस्ट्रिल्स होता है। याद करो, एयर पहले कहां जाती थी? नॉस्ट्रिल्स में जाती थी। ये इनकरेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं। सबसे पहले नेजल पैसेज, फिर लैरिंग्स, फिर ट्रैकिया, फिर फेरिंग्स और फिर एल्वेलॉय। ये मुझे करेक्ट लग रहा है ना? पहले नॉस्ट्रिल्स, फिर लैरिंग्स, ट्रैकिया, फेरिंग्स और एल्वेलॉय। ये मुझे कुछ कुछ सही लग रहा है, राइट। चलो देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन क्या है। नॉस्ट्रिल्स, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, एल्वेलॉय, ठीक है, एंड देन नन। अब ध्यान से देखो, मैं कंफ्यूज हूं दोनों ऑप्शंस में, बी और सी में, लेकिन एक चीज है जो कि इनकरेक्ट बताई गई है। क्या? कि पहले नेजल पैसेज होता है, फिर लैरिंग्स होता है, फाइन, फिर ट्रैकिया, फाइन, लेकिन फेरिंग्स तो पहले होता है, वो तो बाद में आ ही नहीं सकता। अगर इन्होंने फेरिंग्स ऑप्शन नहीं दिया होता तो ये ऑप्शन करेक्ट हो भी सकता था, लेकिन क्यों? क्योंकि फेरिंग्स आफ्टर ट्रैकिया बिल्कुल भी नहीं आता है। सो ये ऑप्शन भी है इनकरेक्ट, ठीक है। उसके बाद अब नेक्स्ट ऑप्शन था कि नॉस्ट्रिल्स, फिर फेरिंग्स, फिर लैरिंग्स, फिर ट्रैकिया एंड फिर एल्वेलॉय। ये बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि नेज हमारी एयर इनहेलेशन के टाइम ऐसा ही पैसेज ऑब्टेन करती है। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन और नन भी ऑप्शन नहीं हो सकता, राइट। सो विद दिस वी आर डन विद ऑल द एमसीक्यूज। मैंने आपको 3 तरीके के एमसीक्यूज बता दी हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत तरीके के एमसीक्यूज आ सकते हैं इन दिस। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल द काइंड्स ऑफ एमसीक्यूज। सो विद दिस वी एंड ऑफ दिस यूट्यूब सीरीज। इस सेशन का एंड हो गया जिसमें हमने रेस्पिरेशन को या फिर ब्रीदिंग मैकेनिज्म को कवर कर लिया है इन एनिमल्स एज वेल एज इन प्लांट्स, ठीक है। सो होप यू लाइक दिस YouTube series. If you liked it, please press the like option, share the video, comment on the video if there are any questions or any query related to the videos. इसके अलावा press the bell icon to get the notification for the next video in which we will discuss about the next mechanism, that is circulation. और circulation बहुत important mechanism है, remember बहुत ज्यादा questions आते हैं circulation में से और बड़े confusing questions आते हैं, राइट। हार्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट और इसको हम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट यूट्यूब सीरीज। तो अगर पढ़ना है, अगर उसको इंटरेस्टिंग बनाना है हार्ट को, तो आप मुझे मिलो इन द नेक्स्ट यूट्यूब सीरीज। टिल देन प्लीज बी सेफ एट होम, एंजॉय योर लाइफ एंड हैव फन। बाय।